वार्ड से निकलते ही मेरी चूड़ियां अभी भी खनक रही थीं। तभी नर्स मेघना ने मेरी कलाई पकड़ते हुए फुसफुसाया, आंटी, उस गाड़ी में मत बैठना, वो नंबर प्लेट, वो सही नहीं है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं अभी अभी अस्पताल के रिकवरी वार्ड से बाहर आई थी। पित्ताशय की सर्जरी हुए सिर्फ 6 घंटे हुए थे। पेट में दर्द था, टांगें कमजोर थीं और मेरे बेटे अभय ने कहा था कि गाड़ी नीचे इंतजार कर रही है, सफेद इनोवा। लेकिन इस नर्स ने मुझे रोक लिया था। कैसे सही नहीं है? मैंने धीरे से पूछा। मैंने अभी नीचे से देखा। आपके बेटे ने कल जो गाड़ी दिखाई थी उसका नंबर कुछ और था। यह वाली, ये दूसरी है। मुझे शक हुआ तो मैंने ड्राइवर से पूछा। वो घबरा गया। प्लीज, आप जरा ठहरिए, कुछ गड़बड़ है। उस पल मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ी का नंबर अलग है। अभय ने कहा था अपनी गाड़ी भेज रहा है, लेकिन यह किसी और की गाड़ी है। पर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले 8 महीने से मैं जानती थी कि मेरा बेटा मुझे मारने की योजना बना रहा है। अगर आप हमारी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ऐसी कहानियां कैसी लग रही हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, उम्र 54 साल। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में चकाला के पास मेरा अपना 2 BHK फ्लैट है। 3 साल पहले तक मैं रेलवे में टीटी थी। 32 साल नौकरी की। 3 साल पहले मेरे पति की प्लेटफॉर्म पर शंटिंग के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी पेंशन और मेरी पेंशन मिलाकर 42,000 महीने आती है। FD में 35 लाख है। फ्लैट की कीमत 1,80,00,000 के करीब है। पर मेरी असली दौलत कुछ और थी। 32 साल TTE रहने के बाद मैंने इतने झूठे, धोखेबाज चोर देखे थे कि मुझे एक नज़र में पता चल जाता था कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। और जब मेरे अपने बेटे ने मुझे धोखा देना शुरू किया, तब भी मुझे पहले ही दिन समझ आ गया था। लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि रेलवे में मैंने एक और चीज़ सीखी थी। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। सबूत इकट्ठे करो, पूरी तैयारी करो, और जब वार करो तो ऐसा करो कि सामने वाला दोबारा खड़ा ना हो सके। तो आज जब नर्स मेघना ने मुझे रोका, मैं समझ गई कि मेरी तैयारी काम आने वाली है। अस्पताल की 6ठी मंजिल के उस गलियारे में खड़ी होकर मैंने अपने पर्स से फोन निकाला। पहला नंबर मैंने अपने रेलवे पुलिस के दोस्त हनुमंत राव का मिलाया। दूसरा नंबर मेरे भांजे निखिल पराब का, जो मुंबई पुलिस में CID में इंस्पेक्टर हैं। क्योंकि मेरे बेटे ने जो गलती की थी वो यह थी, उसने सोचा कि मैं बूढ़ी और बेवकूफ़ हूं। उसे नहीं पता था कि रेलवे में काम करने वाली औरत कितनी मजबूत होती है। और उसे यह भी नहीं पता था कि मैं पिछले 8 महीने से उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही थी। पर यह बताने से पहले कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, मुझे आपको अपनी पूरी कहानी सुनानी होगी। क्योंकि यह सिर्फ एक माँ और बेटे की कहानी नहीं है। यह उस औरत की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी, और जब उसके अपने बच्चे ने धोखा दिया तो उसने न्याय पाने के लिए क्या किया। मेरी शादी 26 साल की उम्र में हुई थी। मेरे पति प्रमोद ठाकुर रेलवे में ही असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। हम दोनों मिलकर अंधेरी के एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगे। 2 बच्चे हुए, पहली बेटी कावेरी, फिर बेटा अभय। हमारी जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशहाल थी। मेरी ड्यूटी में कभी दिन की ट्रेन होती, कभी रात की, लेकिन प्रमोद संभाल लेते थे। बच्चों को स्कूल भेजना, खाना खिलाना, होमवर्क करवाना। वो पति ही नहीं, सच्चे साथी थे। धीरे धीरे हमने पैसे जोड़े, दोनों की तनख्वाह, बोनस, PF। फिर 2007 में हमने चकाला में 1-2 BHK फ्लैट खरीदा। उस वक्त 45 लाख में मिला था। आज उसकी कीमत 1,80,00,000 है। कावेरी की शादी हो गई पुणे में एक इंजीनियर से। वो खुश है। लेकिन अभय, मेरा लाडला बेटा अभय, 3 साल पहले जब प्रमोद की मौत हुई, मैं टूट गई थी। प्लेटफॉर्म पर शंटिंग के दौरान 2 डिब्बों के बीच में फंस गए थे। मौत मौके पर ही हो गई। अभय उस वक्त 26 साल का था, BA कर चुका था, फिर MBA किया था गुड़गांव से। कोई छोटी सी ई-कॉमर्स कंपनी में काम करता था। प्रमोद की मौत के 2 महीने बाद अभय ने मुझसे कहा, मम्मा, आप अकेली यहां मत रहो, मेरे साथ चलो। मैंने गुड़गांव में फ्लैट ले लिया है। रोशनी से आपको मिलवाता हूं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम शादी करने वाले हैं। मुझे हैरानी हुई।
अभय ने कभी रोशनी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा शायद बेटा मुझे सरप्राइज देना चाहता है। मैं मान गई। रोशनी कपूर, 27 साल की लड़की, दिल्ली की, फैशन ब्लॉगर बनना चाहती थी। इंस्टाग्राम पर उसके 10,000 फॉलोअर्स थे उस वक्त। काफी सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह वो बात करती थी, जिस तरह वो हर वक्त फोन में लगी रहती थी, मुझे पसंद नहीं आया। पर मैंने कुछ नहीं कहा। बेटे की पसंद थी। शादी हो गई, छोटी सी सिविल मैरिज। मैं, कावेरी, रोशनी के माँ बाप और कुछ दोस्त। प्रमोद के जाने के बाद मेरे अंदर कुछ खाली सा था, तो मैंने सोचा शायद बहू और नाती पोते आएंगे तो जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी। शुरू में सब ठीक लगा। अभय ने कहा, मम्मा, गुड़गांव में किराया ज्यादा है, आप मुंबई वाला फ्लैट किराए पर दे दो या बेच दो, यहां बड़ा फ्लैट ले लेते हैं 3 BHK। पहली बार मुझे शक हुआ। मैंने कहा, नहीं बेटा, वो फ्लैट तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर लिया था, उसमें उनकी यादें हैं, किराए पर भी नहीं देना। अभय ने मुंह बनाया लेकिन कुछ नहीं कहा। रोशनी ने आंखें घुमाई। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। रोशनी कहती, आंटी जी, आजकल कौन घर का खाना खाता है? वो ऑर्डर कर लेते हैं, जबकि मैं सुबह से शाम तक उनके लिए खाना बनाती रहती। अभय कभी तारीफ नहीं करता। एक दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया। प्रमोद को बहुत पसंद था। मैंने सोचा अभय को भी यादें ताज़ा हो जाएंगी। लेकिन रोशनी ने देखा और बोली, आंटी जी, इतनी कैलोरीज, हम तो जिम जाते हैं, हेल्दी खाते हैं, आप खा लीजिए। उस रात मैं रो पड़ी, अपने कमरे में चुपचाप, प्रमोद की फोटो को देखते हुए। लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। अगले महीने जो हुआ वो मुझे तैयार नहीं मिला। एक शाम अभय घर आया और बोला, मम्मा, एक बात है, रोशनी का नाम फ्लैट में ऐड करवा देते हैं, टैक्स प्लानिंग के लिए, वकील ने सुझाया है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्यों बेटा, मेरे नाम पर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मम्मा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस अगर कभी कुछ हो गया तो, मतलब भगवान न करे, लेकिन आपकी उम्र हो गई है ना, अगर कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले से नॉमिनी बना देते हैं। मेरी उम्र हो गई है, 54 साल की हूं, और मेरा बेटा मुझे बूढ़ी बता रहा था। लेकिन असली धक्का तब लगा जब उसने कागजात निकाले। मैंने देखा उसमें रोशनी का नाम पहले से टाइप था। मतलब ये सब पहले से प्लान था। मैंने कहा, मुझे सोचना है बेटा। अभय का चेहरा सख्त हो गया। क्या सोचना है मम्मा? मैं तुम्हारा बेटा हूं या कोई पराया? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे वकील से बात करनी है। उस रात रोशनी ने खाना नहीं खाया। अभय मुंह फुलाए बैठा रहा, और मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। अगले हफ्ते जो हुआ उसने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी। अभय ने कहा, मम्मा, तुम्हारा ATM कार्ड दे दो, मैं तुम्हारे लिए खर्चे संभाल लूंगा। तुम्हें हर बार बैंक जाने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले ही सतर्क हो चुकी थी। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं खुद संभाल लूंगी। मम्मा, आप इतना भरोसा नहीं करती अपने बेटे पर। उसकी आवाज में गुस्सा था। रोशनी बोली, आंटी जी, आप तो बस शक ही करती रहती हैं, हमें लगता है आप हमें चोर समझती हैं। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैंने कहा, और मैंने उसे अपना पुराना ATM कार्ड दे दिया। लेकिन जो उसे नहीं पता था वो यह था कि मैंने 1 हफ्ते पहले ही नया अकाउंट खोल लिया था और अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। पुराने अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये थे। 3 दिन बाद मैंने चेक किया, 10,000 पूरे निकल चुके थे। और अभय ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मतलब उसने मेरे पैसे इस्तेमाल किए और बताया तक नहीं। उस रात मैंने अपने पुराने दोस्त और सहकर्मी हनुमंत राव को फ़ोन किया। वो अब रेलवे पुलिस में इंस्पेक्टर थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। हनुमंत ने कहा, सुनीता जी, ये शुरुआत है, ये लोग और कुछ करेंगे। आप सावधान रहिए और सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दीजिए। हर बात रिकॉर्ड कीजिए, हर कागज़ की फ़ोटोकॉपी रखिए। मैंने वही किया। मैंने अभय और रोशनी की बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। छुपकर फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड की। जब भी वो प्रॉपर्टी या पैसों की बात करते, मैं रिकॉर्ड कर लेती। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि अभय ने मेरे सिग्नेचर फोर्ज किए हैं। मुझे अंधेरी के एक प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया। उसने कहा, मैडम, आपने अपना फ्लैट वैल्यूएशन के लिए भेजा था ना? पेपर्स तैयार हैं,
आप कब आ रही हैं साइन करने? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कोई पेपर्स नहीं भेजे, मैंने कहा। लेकिन आपके बेटे ने तो कहा था। मैंने तुरंत फोन काट दिया और उस डीलर के ऑफिस पहुंच गई। वहां जो पेपर्स थे उनमें मेरे दस्तखत थे, लेकिन मैंने वो दस्तखत नहीं किए थे। अभय ने नकल किए थे। मैंने डीलर से कहा, ये फर्जी हैं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। डीलर घबरा गया। मैडम, मुझे नहीं पता था, आपके बेटे ने कहा था। मैंने उन पेपर्स की फोटोकॉपी ली और चुपचाप वापस आ गई। उस रात अभय ने कुछ नहीं पूछा। उसे लगा शायद डीलर ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं अब पूरी तरह समझ चुकी थी। मेरा बेटा मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है और इसके लिए वो फर्जी दस्तखत तक कर रहा है। मैंने अगले दिन वकील से बात की। एक पुरानी जान पहचान थी, अनुपम त्रिपाठी। उन्होंने सारे कागजात देखे और कहा, सुनीता जी, ये गंभीर मामला है। आप एफआईआर करवा सकती हैं, लेकिन मेरी सलाह है पहले और सबूत इकट्ठे कर लीजिए और सबसे जरूरी, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लीजिए। उसी दिन मैंने अपनी वसीयत बनवाई। पूरी प्रॉपर्टी और पैसा मेरी बेटी कावेरी के नाम। अभय को एक पैसा नहीं, और वसीयत मैंने रजिस्टर करवा दी ताकि कोई चैलेंज न कर सके। लेकिन अभय को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। फिर एक रात मैंने अभय और रोशनी की बात सुन ली। वो अपने बेडरूम में थे, दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं बाहर बरामदे में खड़ी थी। रोशनी कह रही थी, अभय, अब और कितना इंतज़ार करोगे? हमारे ऊपर 18 लाख का कर्ज है। क्रेडिट कार्ड के बिल, तुम्हारे स्टार्टअप का नुकसान, मेरे इंस्टाग्राम के लिए जो सामान खरीदा, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। अगर वो फ्लैट बेच देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मम्मा मान नहीं रही, अभय ने कहा। तो ज़बरदस्ती करवाओ, कोई वकील से सलाह लो, या क्या? या कुछ और सोचो। वो बूढ़ी हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरा खून जम गया। मेरी अपनी बहू मेरी मौत की बात कर रही थी और मेरा बेटा चुपचाप सुन रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई, लेकिन मैं डरी नहीं। मैं गुस्से से भर गई। मैंने सोचा, ठीक है, अगर यही चाहते हो तो देखते हैं कौन किसको हराता है। अगले दिन मैंने अभय का फ़ोन चेक किया। जब वो नहाने गया था, मुझे उसके मैसेजेस में एक नाम मिला, जावेद शेख। गाड़ी के किराए की बातचीत थी और कुछ अजीब से संदेश। काम साफ होना चाहिए, पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए, एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए। मेरी सांसें रुक गईं। ये लोग एक्सीडेंट प्लान कर रहे थे। मेरा एक्सीडेंट। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट्स लिए और अपने फ़ोन में भेज लिए। फिर अभय का फ़ोन वापस रख दिया। उसी शाम अभय ने कहा, मम्मा, आप कब से डॉक्टर के पास गईं? चेकअप करवा लो, आजकल आप थकी थकी रहती हैं। मैं समझ गई, यह चेकअप नहीं, जाल बिछाना था, लेकिन मैंने हाँ कह दी। अगले हफ्ते अभय ने मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया, बांद्रा में। डॉक्टर ने टेस्ट किए और कहा, आपको पित्ताशय में स्टोन है, सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे हैरानी हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अभय बोला, मम्मा, डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सुनो, देर मत करो। मैंने घर आकर दूसरे डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी और कहा, छोटे स्टोन्स हैं, दवा से ठीक हो सकते हैं, सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं अभी। तो ये भी प्लान था, मुझे फालतू की सर्जरी करवाना, कमज़ोर करना और फिर एक्सीडेंट। लेकिन मैंने अभय को नहीं बताया। मैंने कहा, ठीक है बेटा, सर्जरी करवा लूंगी, क्योंकि मैं अब उनका पूरा प्लान देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो अपने जाल में खुद फंसे। सर्जरी से एक दिन पहले मैंने अपने भांजे निखिल को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मौसी, ये बहुत खतरनाक है, मैं अभी एफआईआर करवा देता हूं। मैंने कहा, नहीं बेटा, सबूत अभी भी कम है। अगर अब केस किया तो वो बच निकलेंगे। मुझे पूरा पैकेज चाहिए, पक्का सबूत, जिससे ये दोनों सालों जेल में सड़े। निखिल ने समझा दिया कि वो अस्पताल के बाहर रहेगा, और हनुमंतराव भी। वो मेरी हर हरकत पर नजर रखेंगे। सर्जरी हो गई। बेहोशी की दवा के असर में मैं सो गई। जब आंख खुली तो वार्ड में थी। अभय और रोशनी वहां नहीं थे, सिर्फ एक नर्स थी, मेघना देसाई। मुझे बाद में पता चला कि वो मराठी है और उसकी माँ भी रेलवे में काम करती थी। शायद इसीलिए उसने मदद की। 6 घंटे बाद जब मुझे डिस्चार्ज करने की बात हुई तो अभय ने कहा, मम्मा, मैं गाड़ी लेकर आता हूं, तुम यहीं रुको। लेकिन जब मैं बाहर आने लगी तो मेघना ने मुझे रोक लिया
और फुसफुसाई, आंटी, उस गाड़ी में मत बैठना। वो पल था जब सब कुछ साफ हो गया। मैंने तुरंत हनुमंतराव और निखिल को फ़ोन किया। 10 मिनट में दोनों अस्पताल पहुंच गए। साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। हम सब नीचे पार्किंग में गए। वहां सफ़ेद इनोवा खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था, जावेद शेख। निखिल ने गाड़ी का नंबर चेक किया। ये गाड़ी किराए पर ली गई थी और जावेद शेख की पुलिस में पुरानी फाइल थी। चोरी, लूट, मारपीट के केस। हनुमंत ने जावेद से पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? जावेद घबरा गया। मैं सिर्फ ड्राइवर हूं साहब। किसी ने बुलाया था। किसने? अभय साहब ने। और तुम्हें क्या करना था? जावेद चुप हो गया। निखिल ने उसका फोन चेक किया। वहां अभय के मैसेजेस थे। साफ साफ लिखा था, एक्सीडेंट करना है, पैसे मिल जाएंगे। तभी अभय वहां आया। उसने देखा तो घबरा गया। मम्मा, ये सब क्या है? पुलिस यहां क्यों है? मैंने उसकी आंखों में देखा। पहली बार मैंने अपने बेटे को पराया समझा। मैंने कहा, अभय, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने सोचा मैं बूढ़ी और बेवकूफ हूं, लेकिन तुम भूल गए कि मैं 32 साल तक रेलवे में चोरों और धोखेबाजों को पकड़ती रही हूं। अभय का चेहरा पीला पड़ गया। मम्मा, मैं कुछ नहीं। चुप, मैंने उसे रोका। मुझे सब पता है। 8 महीने से मैं तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड कर रही हूं। तुमने मेरे एटीएम से पैसे निकाले, मेरे दस्तखत नकल किए, प्रॉपर्टी डीलर से बात की, और अब इस जावेद को किराए पर लेकर मेरा एक्सीडेंट प्लान किया। अभय की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपना फोन निकाला। ये देखो, तुम्हारे और रोशनी के बीच की बातचीत रिकॉर्डेड। ये देखो, तुम्हारे और जावेद के बीच के मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स। ये देखो, फर्जी दस्तखत वाले कागजात। ये देखो, मेरा बैंक स्टेटमेंट जिसमें तुमने पैसे निकाले। और ये देखो, मेरी वसीयत जिसमें तुम्हारा नाम नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी कावेरी के नाम है। अभय लड़खड़ा गया। मम्मा मत बोल। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत थी। आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू एक अपराधी है, और मैं तुझे सजा दिलवा कर रहूंगी। निखिल ने अभय को हथकड़ी लगा दी। हनुमंत ने जावेद को भी पकड़ लिया। अस्पताल के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। तभी रोशनी भी वहां आ गई। उसने देखा तो चीखने लगी, ये क्या हो रहा है? अभय को क्यों पकड़ रहे हो? निखिल ने कहा, आप भी चलिए, आप पर भी केस होगा, साजिश में शामिल होने का। रोशनी मेरी तरफ मुड़ी। आंटी जी, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे बीच में रोका। रोशनी, उस रात तुमने क्या कहा था? कुछ और सोचो, वो बूढ़ी हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने वो बात रिकॉर्ड की थी। तुम भी जेल जाओगी? रोशनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुझे जरा भी तरस नहीं आया। इन दोनों ने मुझे मारने की योजना बनाई थी, मेरे अपने बेटे और बहू ने। पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई। धारा 420, 467, 468 और 337 के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और हत्या की साजिश। जमानत मुश्किल थी। उनकी गिरफ्तारी हो गई। अगले दिन मुझे पता चला कि अभय और रोशनी पर 18 लाख का कर्ज था। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, अभय के स्टार्टअप में डूबा पैसा। रोशनी अपने इंस्टाग्राम के लिए महंगे कपड़े, मेकअप, गैजेट्स खरीदती रहती थी, उधार लेकर। वो दिखावा कर रही थी कि वो अमीर है, जबकि असलियत में वो डूब रही थी। और अभय का स्टार्टअप फेल हो गया था। उसकी नौकरी भी खतरे में थी। तो उन्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। फ्लैट बेचकर कर्ज चुकाना चाहते थे। और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे हटाने का प्लान बनाया। कोर्ट में केस चला। मेरे पास हर सबूत था, रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, फर्जी दस्तखत वाले कागजात, जावेद का बयान। जज ने सुना और फैसला सुनाया। अभय और रोशनी दोनों को 2 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, और मेरी प्रॉपर्टी पर उनका कोई हक नहीं। रोशनी के इंस्टाग्राम पर खबर फैल गई। लोगों ने उसे अनफॉलो कर दिया। 79% फॉलोअर्स गायब हो गए। जो ब्रांड्स उसे पैसे देते थे, सब ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। अभय की नौकरी चली गई। उसकी कंपनी ने कहा, हम अपराधी को नहीं रख सकते। रोशनी के माँ बाप ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने कहा, तुमने हमारा नाम खराब किया। और सबसे बड़ा,
मेरी बेटी कावेरी मेरे साथ खड़ी रही। उसने कहा, मम्मा, आप पुणे चलिए, मेरे साथ रहिए, आपको किसी की जरूरत नहीं। 6 महीने बाद आज मैं पुणे में हूं, कावेरी, उसके पति विनय और उनके 2 बच्चों के साथ। शांति है यहां। मेरा अपना कमरा है। सुबह मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हूं, नाश्ता बनाती हूं, फिर पास के स्कूल में जाती हूं, जहां मैं बच्चों को रेलवे सेफ्टी के बारे में बताती हूं। वॉलंटियर हूं। बच्चे बहुत प्यार से सुनते हैं। शाम को मैं छत पर जाती हूं, पुणे की सड़कें देखती हूं, पहाड़ियां, खुली हवा। मुझे अंधेरी स्टेशन याद आता है, प्रमोद याद आते हैं, वो दिन याद आते हैं जब मैं यूनिफॉर्म पहनकर ट्रेन में चढ़ती थी, टिकट चेक करती थी, बिना टिकट वाले यात्रियों को पकड़ती थी। मुझे लगता है कि प्रमोद आज जीवित होते तो गर्व करते अपनी पत्नी पर, जिसने अपने बेटे के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। मैं पुणे में रहती हूं। आप कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दूं किसी दिन। अभय और रोशनी अब जेल में हैं। कभी कभी मुझे उनके लिए दुख होता है। आखिरकार अभय मेरा बेटा था। लेकिन फिर मुझे वो रात याद आती है जब रोशनी ने कहा था, वो बूढ़ी हैं, कुछ भी हो सकता है। तब मेरा दिल सख्त हो जाता है। उन्होंने मुझे सिर्फ पैसों की मशीन समझा, एक रुकावट समझा। मेरी उम्र, मेरे अनुभव, मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं थी उनके लिए। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। पहली बात, कभी भी अपनी प्रॉपर्टी या पैसों के मामले में आंख मूंदकर भरोसा मत करो, चाहे सामने वाला अपना बेटा ही क्यों ना हो। दूसरी बात, हमेशा सबूत रखो, कागजात, रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स। तीसरी बात, उम्र सिर्फ एक नंबर है। बूढ़ा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। हमारे पास अनुभव है, समझदारी है, और सबसे जरूरी, हमें अपनी इज्जत के लिए लड़ना आता है। आज की बूढ़ी औरतों को मैं यही कहना चाहती हूं, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने हक के लिए लड़ो। अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे, अपनी मेहनत की कमाई को संभालो, और अगर कोई आपसे छीनने की कोशिश करे तो कानून का सहारा लो। डरो मत, क्योंकि न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। मैं आज शांति से जीती हूं। मेरे पास मेरी बेटी है, मेरे नाती पोते हैं, मेरा सम्मान है, और सबसे जरूरी, मेरी आत्मसम्मान है। मैंने अपने लिए खड़े होने की हिम्मत की, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियां मिलती रहें। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अगली कहानी जल्दी ही आ रही है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।